हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस में पहली यूनिट जो है बेसिक्स ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स, उसमें तीसरा लेक्चर देखेंगे जो है रैम। बेसिकली ये तीसरा लेक्चर जो बनना था वो मेमोरी के ऊपर बनना था, लेकिन मेमोरी में पहला पार्ट आया था रैम, तो मैंने रैम के ऊपर भी लेक्चर बना दिया। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। रैम, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि रैम कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे काम करती है और रैम आखिर है क्या। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड जरूर है रैम, लेकिन रैम बहुत बड़ी है, अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जो रैंडमली एक्सेस की जाए। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी मेमोरी में अगर कोई डेटा पड़ा है, कोई फाइल पड़ी है, कोई इंस्ट्रक्शन पड़े हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 10, अगर किसी मेमोरी में 10 फाइल पड़ी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद वो उस फाइल को एक्सेस करें। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है? उस मेमोरी में अगर 10 फाइल पड़ी हैं तो एक टाइम पर जब भी हमने उसको एक्सेस करना चाहा, वो रैंडमली कोई भी फाइल उठाकर दे देगा। ठीक, हो सकता है पहली बार में चौथे नंबर की फाइल उठा दी, दूसरी बार में 7वीं उठा दी, तीसरी बार में पहली फाइल उठा दी, चौथी बार में दूसरी फाइल उठा दी। इस तरीके से रैंडमली कोई भी फाइल को हम एक्सेस करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्पररी होल्ड्स सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। ये जो टेम्पररी तौर पर क्या क्या इन चीज़ों को होल्ड करके रखता है एक रैम? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को, डेटा बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग को। इसका मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम रन कर रहे हैं तो नेक्स्ट करने के बाद जिस उसके पीछे जो अपने प्रोसेसिंग चलती है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस चलते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को कौन होल्ड करके रखता है? रैम। कब तक? जब तक कि उस सॉफ्टवेयर का काम पूरी तरीके से हो नहीं जाता है। एक बार उस सॉफ्टवेयर का काम हो गया तो उस सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को अपनी तरफ से डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको टेम्पररी तौर पे स्टोर करके रखता है। डेटा बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले और प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद जो डेटा होता है, वो डेटा किस में स्टोर होता है? वो डेटा होता है स्टोर रैम के अंदर। ठीक है, रैम क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब एक ऐसी मेमोरी जो कुछ टाइम के बाद उड़ जाती है, मतलब हवा हो जाती है, गायब हो जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? वॉलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्पररी मेमोरी। बिकॉज डेटा और कंटेंट्स और इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी चीज हो जो भी रैम में स्टोर होती है, आर लॉस्ट एज पावर गोज ऑफ। मतलब जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप बंद कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, तब क्या होगी? उस टर्न ऑफ करने के बाद वो मेमोरी जो उसमें स्टोर होती है, उस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा, वो सब डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, सब डेटा उड़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा काम हो गया खत्म। ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर पे काम किया, मेरे सॉफ्टवेयर पे काम खत्म हो गया। अब काम करने के दौरान जो डेटा था वो तो किसमें स्टोर हुआ? रैम में। ठीक है, रैम में स्टोर हो गया। अब मैंने क्या करा? मेरा जो लैपटॉप था वो खराब था। खराब होने का मतलब है कि उससे गलती से क्या हुआ? लाइट चली गई, वो अपने आप बंद हो गया। अब बंद होने के बाद क्या हुआ? जो डेटा था, जिस सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा था, उसका जो डेटा रैम में स्टोर था, अब दोबारा जब मैंने लैपटॉप अपना स्टार्ट किया तो वो डेटा मेरा क्या हो गया? लॉस्ट। जब भी हम कंप्यूटर को वो करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करते हैं, शट डाउन करके शट ऑन करते हैं, तो क्या होता है? वो सारा का सारा डेटा जो रैम में स्टोर होता है वो सब खो जाता है, सब हवा हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टेम्पररी मेमोरी। टाइप्स ऑफ रैम। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जिसमें कि हैं पहली डी रैम, डायनेमिक रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम, एस डी रैम, सिंक्रोनस डी रैम। अब मेनली 3 तरह की रैम्स होती हैं, जिसमें डायनेमिक, स्टैटिक और सिंक्रोनस डी रैम, ये 3 हैं। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली है डी रैम, डायनेमिक रैम। जैसे कि नाम से क्लियर है डायनेमिक रैम, तो इसका जो पावर है वो डायनेमिकली काम करता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बता देते हैं कि अवेलेबल कब हुई थी ये। अवेलेबल ड्यूरिंग 1970s टू मिड 1990s। जो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पर जो रैम यूज होती थी वो रैम थी डायनेमिक रैम्स। ठीक है, ये कब से कब चली? 1970 से लेके 1990 के दशक तक। उसके बाद ये रैम क्या हुई? बंद हो गई, क्योंकि इनके बाद क्या आ गई? स्टैटिक रैम्स। उस टाइम पे किस चीज में यूज होती थी? वीडियो गेम कंसोल्स में, नेटवर्किंग हार्डवेयर में। ये जो HW लिखा है, H/W, इसका मतलब है हार्डवेयर, ये शॉर्ट फॉर्म है। किस किस में यूज होती थी? वीडियो गेम कंसोल्स में और नेटवर्किंग में। ठीक है, रिक्वायर्स अ पीरियडिक रिफ्रेश ऑफ पावर इन ऑर्डर टू फंक्शन। काम करने के लिए क्या करती थी? इनको किस चीज की जरूरत थी? पावर के पीरियडिक रिफ्रेश की। मतलब कि इसको टाइम पर पावर देनी पड़ती थी कि 5 मिनट, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने पावर इसको दे दी, इसका
काम अपना करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे पता है इसकी पावर खत्म होने वाली, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पावर खत्म होने से पहले मैंने फिर इसको पावर दे दी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, रिक्वायर्स अ पीरियोडिक रिफ्रेश ऑफ पावर, कंसिस्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अ पेयर ऑफ कैपेसिटर्स। ये किस किस चीज से बनी होती थी, इसके अंदर ट्रांजिस्टर और पेयर ऑफ कैपेसिटर्स यूज होते थे, जो बहुत पुराने टाइम की बात है। अब ट्रांजिस्टर आप समझे, मैं अगर ट्रांजिस्टर का वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये कौन से जनरेशन में पहुंच गए, ये हम पहुंच गए दूसरे जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। ठीक है, यहाँ सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स चलते थे जब, और शायद ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए ही बनाई गई थी बेसिकली। कैपेसिटर्स ग्रेजुअली डिस्चार्जेस द एनर्जी, नो एनर्जी मीन्स डेटा इज लॉस्ट। कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा, कैपेसिटर उसमें आता है, फिजिक्स में आता है, रेजिस्टर्स के संग। रेजिस्टर और कैपेसिटर दो चीजें होती हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, डिस्चार्जेस द एनर्जी। कैपेसिटर पे काम हो रहा है, धीमे धीमे कैपेसिटर अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। अगर एक बार पूरी एनर्जी डिस्चार्ज हो गई तो डेटा लॉस। ठीक, इसी डेटा को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको टाइम टाइम पर पावर देते रहते हैं, उसको बिजली देते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं। अगर पावर नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, सारी एनर्जी डिस्चार्ज कर देगा सारा कैपेसिटर, और डेटा लॉस हो जाएगा। अगर उसको टाइम पे हमने पावर दे दी तो उस कैपेसिटर में फिर से एनर्जी बढ़ जाएगी और डेटा हमारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको बनाने में जो कॉस्ट लगती थी वो कम लगती थी, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसलिए इजीली अवेलेबल होती थी, लेस एक्सपेंसिव होती थी, कम महंगी होती थी। लेकिन स्लोअर एक्सेस स्पीड्स, इसकी स्पीड क्या होती थी, स्लो होती थी। जैसे कि रैम का काम होता है स्पीड को इंक्रीज करना, कंप्यूटर को फास्ट करना, उस टाइम पर क्या होती थी, ये स्लो काम करती थी आज के रैम के मुकाबले। ठीक है, एंड हाई पावर कंजप्शंस, पावर बहुत ज्यादा लेती थी, बिजली का खर्चा इसकी वजह से बहुत ज्यादा आता था, क्योंकि इसको बार बार पावर देनी पड़ती थी। ठीक, अब जो पिक्चर दिख रही है ये है पुरानी रैम, डायनेमिक रैम। ठीक है, 48K की वेक्टर ग्राफिक डायनेमिक रैम। अब आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, और इन्हीं एनर्जी की वजह से क्या होता है, इसमें डेटा सेव होता है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब इतने सारे कैपेसिटर लगेंगे तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, मतलब पावर भी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए क्या करते थे, इसमें हाई पावर कंजप्शन होता था इसमें। नेक्स्ट है हमारी एस रैम, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता था, स्टैटिक रैम अवेलेबल फ्रॉम 1990s टू प्रेजेंट। स्टैटिक रैम 1990 के दशक से लेकर आज तक मिल रही हैं, मतलब अभी बंद नहीं हुई मिलना, अभी बनना बंद नहीं हुई, अभी भी बनती हैं, कुछ कुछ बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती, कुछ कंपनियां ही बनाती हैं इसको, लेकिन फिर बनाती हैं। डायनेमिक रैम तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है बनना, मैन्युफैक्चरिंग उसकी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। यूज्ड इन डिजिटल कैमराज, रूटर्स, प्रिंटर्स एंड एलसीडीज। डिजिटल कैमराज में, रूटर्स में, प्रिंटर्स में और एलसीडीज, जो एलसीडी स्क्रीन जो होती हैं, हम लोग इसमें टीवी देखते हैं या कंप्यूटर पे टीएफटी जो होती है, उन सब में स्टैटिक रैम लग के आती थी। किस लिए, ताकि स्पीड इंक्रीज हो सके। टीवी में इसलिए लग के आती थी क्योंकि जो भी हम टीवी पे वीडियो देख रहे हैं, मतलब वीडियो ही चलती है, अगर कोई चैनल पे कोई मूवी चल रही है तो वीडियो ही तो है, एक तरह से देखा जाए तो वीडियो चलती थी, और वीडियो बीच में फंसे नहीं, बीच में रुके नहीं, इसलिए क्या करते थे, हम रैम लगाते थे, ताकि रैम से उसकी स्पीड बरकरार रहे, वो चलती रहे लगातार। ठीक है, डिजिटल कैमरास में यूज होती थी, रूटर्स में यूज होती है, प्रिंटर्स में यूज होती है। रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पावर फ्लो, मतलब कि इसमें लगातार पावर देने की जरूरत होती है। डायनेमिक रैम में क्या होता था, डायनेमिकली पावर देते थे, मतलब रुक रुक कर। स्टैटिक रैम में क्या होता है, कांस्टेंट पावर फ्लो, लगातार इसको पावर देनी पड़ती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टैटिक। इन ऑर्डर टू फंक्शन, काम करने के लिए इसको लगातार पावर देनी होती है। कंसिस्ट ऑफ 6 मॉसफेट्स, इसमें 6 मॉसफेट लगाए जाते हैं। इस स्टैटिक रैम में क्या होता है, 6 मॉसफेट का इस्तेमाल होता है। अब मॉसफेट क्या है, मॉसफेट की फुल फॉर्म है आपकी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड एमिटिंग ट्रांजिस्टर, आई थिंक यही है, हाँ, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स फील्ड एमिटिंग ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स के अपग्रेडेड वर्जन्स हैं जो आज के लैपटॉप्स में और आज के कंप्यूटर्स में भी यूज होते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस पावर, SRAM डजंट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। कंटिन्यूस पावर मिलने की वजह से क्या होता है, स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि जब उसको पावर मिल रही है उसकी एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही है। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी तो डेटा भी लॉस नहीं होगा। डायनेमिक रैम में क्या होता था, एनर्जी लॉस होने लगती थी, डिस्चार्ज होने लगता था कैपेसिटर, एनर्जी लॉस होने लगती थी, इसलिए डेटा लॉस होने की चांसेस रहते थे। लेकिन स्टैटिक रैम में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पावर कंटिन्यूसली मिलती रहती है। लो पावर कंजप्शन, पावर कंटिन्यूसली मिलने की वजह से इसका पावर कंजप्शन क्या होता है, लो, क्योंकि इसको बार बार
एकदम जीरो से स्टार्ट होने की जरूरत नहीं होती, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। लेस मेमोरी कैपेसिटीज, इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो लेस है, मतलब पुरानी रैम के हिसाब से जो डायनेमिक रैम आती थी वो उसके हिसाब से आज के टाइम की जो कैपेसिटी है इसकी वो लेस है, क्योंकि काफ़ी सारे वर्जन आ गए रैम के। अब छोटी सी रैम भी मिल जाती है, आप लोगों ने सुना होगा कि 256 MB की रैम, 512 MB की रैम, फिर 1 GB की रैम, 2 GB की रैम, 4 GB की रैम, इस तरीके से छोटी से छोटी रैम भी आने लगती थी स्टार्टिंग में। एंड हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें 6 मॉसफेट लगाने की वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि मॉसफेट महंगे आते हैं। ठीक है, ये तो रहा ये सब इन सब के इसके बारे में, स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैम की ये पहली, ये जो है ये वीडियो कह रहा हूँ, ये पिक्चर देखिए आप लोग। स्टैटिक रैम, इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें 6 मॉसफेट हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 देख रहे हैं, ये 6 क्या है, 6 मॉसफेट्स, इन्हीं को बोला जाता है मॉसफेट। इन मॉसफेट्स को एक सर्किट बोर्ड पे क्या कराया जाता है, माउंट किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, तब ये काम करना स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा SD रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैम। ये रैम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रैम है, जो आज के लैपटॉप्स में लगती हैं, आज के कंप्यूटर में लगती हैं, आज के PC, टैबलेट, मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, सब चीज़ में, इवन दो हर डिवाइस में SD रैम लगी हुई आती है। ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम 1993 टू प्रेजेंट, 1993 से लेके आज तक ये मिलती आ रही है, और अब तो बनने ज़्यादा लगी है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एंड वीडियो गेम कंसोल्स, कंप्यूटर मेमोरी के तौर पे, रैम के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और वीडियो गेम कंसोल्स के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वीडियो गेम कंसोल्स आई थिंक आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने देखे नहीं देखे हैं, लेकिन जो PS नाम सुना होगा, प्ले स्टेशन, वो वीडियो गेम कंसोल होता है। एक्सबॉक्स वीडियो गेम कंसोल होता है। निंटेंडो कंपनी का आता है निंटेंडो स्विच, वो भी वीडियो गेम कंसोल होता है। इस तरीके से इन सबको क्या बोला जाता है, वीडियो गेम कंसोल। ठीक है, उनमें भी रैम्स का इस्तेमाल होता है ताकि गेम की स्पीड बरकरार रहे। इवोल्यूशन ऑफ DRAM, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम का इवोल्यूशन, क्योंकि डायनेमिक रैम को इवॉल्व करना जरूरी था, नई रैम लाने के लिए डायनेमिक रैम को इवॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि डायनेमिक रैम क्या थी, असिंक्रोनस थी, और हमने क्या निकाली बाद में, सिंक्रोनस। कैसे काम करती है, ऑपरेट्स इन सिंक विद द CPU क्लॉक। अब ये CPU क्लॉक क्या चीज होती है, कोई बताएगा मुझको CPU क्लॉक क्या होता है? मतलब आप लोगों ने सुना होगा क्लॉक के बारे में, क्लॉक होती है घड़ी, टाइम बताती है, लेकिन CPU क्लॉक क्या होता है? CPU क्लॉक जो होता है आपका CMOS होता है, एक सेल होता है अंदर इसमें बोर्ड में, मदरबोर्ड में, जो आपका टाइम और डेट सेट करके रखता है। ये जो रैम होती है डायनेमिक SD रैम, सिंक्रोनस रैम जो होती है, ये आपके उस CMOS के साथ मिलकर काम करती है। सिंक का मतलब, सिंक्रोनस का मतलब होता है तालमेल बिठा के काम करना। ठीक है, तालमेल बिठाने का मतलब जैसे कोई डांस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, अब डांस परफॉर्म होने में उसमें 3 लड़के हैं, 3 लड़के एक ही डांस परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ, तो उनको सिंक्रोनस होना जरूरी है, मतलब तालमेल बिठाना जरूरी है। अगर वो तालमेल नहीं बिठाएंगे तो एक के स्टेप्स अलग जा रहे हैं, दूसरे के स्टेप्स आगे पीछे हो रहे हैं, तीसरा कुछ ज्यादा तेज चल रहा है, इसलिए वो तीनों क्या कहलाएंगे, सिंक में नहीं होंगे, असिंक्रोनस कहलाएंगे। उन तीनों को अगर हम सिंक में लाना चाहें तो क्या होगा, उनको एक साथ टाइमिंग के साथ बांधना होगा, मतलब एक टाइम पर वो एक स्टेप करेंगे, दूसरे टाइम पे दूसरा स्टेप। इसी तरीके से SD रैम क्या होती है, CPU क्लॉक के साथ तालमेल बिठा के रखती है। वेट्स फॉर द क्लॉक सिग्नल बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू डेटा इनपुट, हम लोग जो भी डेटा देते हैं, जो भी यूजर की तरफ से डेटा जाता है, इनपुट जाता है, वो उस पर काम करने से पहले, उसको उस पर रिस्पॉन्ड करने से पहले क्या होती है, रैम, ये रैम इंतजार करती है किसका, कि CPU क्लॉक कोई सिग्नल दे। अगर जैसे ही क्लॉक ने सिग्नल दिया कि हाँ अब ये समय है, तुम्हें स्टार्ट करना है, तब स्टार्ट करो। जैसे होता है ना कि कोई भी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब डांस करने वाले परफॉर्मर्स होते हैं, वो स्टेज पे आके खड़े रहते हैं, रुक जाते हैं, किसका इंतजार कर रहे होते हैं, गाना बजने का, टाइम स्टार्ट होने का, कि जब वो उनका टाइम स्टार्ट हो तब जाके वो अपना डांस स्टार्ट करें। उसी तरीके से SD रैम क्लॉक सिग्नल का वेट करती है। एज DRAM इज असिंक्रोनस, मैंने बताया था डायनामिक रैम असिंक्रोनस होती है, इसलिए असिंक्रोनस होने के कारण क्या होता है, जैसे ही हम लोग इसको इनपुट देना स्टार्ट करते हैं, ये तुरंत उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है।
क्लॉक का वेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसको क्लॉक से मतलब ही नहीं होता, डायनेमिक होती है, असिंक्रोनस होती है, इसको तालमेल बैठाने से मतलब ही नहीं है। आया तुरंत नाचना इसने स्टार्ट कर दिया, तुरंत काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। कैन प्रोसेस ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल नोन एज पाइपलाइनिंग, मतलब कि एक बार में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को पर भी काम कर सकती है पैरेलल में। ठीक है, कैसे? पुराने इंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है, उसके साथ साथ जैसे नया इंस्ट्रक्शन भी पकड़ लिया, रिसीव कर लिया। एबिलिटी टू रिसीव न्यू इंस्ट्रक्शन वाइल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इज ऑनगोइंग, पिछले इंस्ट्रक्शन पे काम चल भी रहा है और साथ साथ जैसे नए इंस्ट्रक्शन को इसने पकड़ लिया कि अच्छा इसके बाद ये करना है, तुरंत ठीक करना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं पैरेलल काम करना, पैरेलल तौर पे पाइपलाइनिंग। टाइप्स ऑफ SDRAM, SDRAM के टाइप्स, SDR सिंगल डेटा रेट, DDR डबल डेटा रेट। अब SDR क्या होता है? सिंगल डेटा रेट, फर्स्ट जनरेशन ऑफ SDRAM। SDRAM जब स्टार्ट हुई थी तो पहला जनरेशन उसका कहलाया था SDR सिंगल डेटा रेट। SDR का मतलब वन रीड वन राइट, वन रीड वन राइट, एक ही रीड होगा एक राइट होगा एक बार में, मतलब एक क्लॉक साइकिल पर एक रीड एक राइट। ठीक है, जो स्टार्टिंग की SDRAM थी वो इस तरीके से दिखती थी। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे इसमें फोटो में तो देखिए एक नॉच आपको ये मिला और एक नॉच आपको ये मिला, मतलब SDR जो रैम थी सिंगल डेटा रेट उसमें दो नॉच होते थे, फंसाने के दो नॉच होते थे, दो तरीके होते थे। इसके बाद आई DDR डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट सेकंड जनरेशन थी। डबल डेटा रेट का मतलब क्या है? टू रीड टू राइट। ठीक है, अब इसके बाद हो सकता है नहीं है ट्रिपल डेटा रेट हो सकता है, तो उसमें क्या होगा? थ्री रीड थ्री राइट। डबल डेटा रेट जो आती है DDR रैम वो इस तरीके की होती है। अब इसमें आप लोग देखेंगे केवल एक ही नॉच है, आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए एक ही नॉच है इसमें केवल, क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम डबल डेटा रेट। इसमें टू रीड और टू राइट ऑपरेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब जो टाइप्स हैं DDR रैम की, डबल डेटा रेट की जो टाइप्स हैं वो हैं DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। DDR4 इतने वक्त लेटेस्ट है, जो नए नए कंप्यूटर्स और नए लैपटॉप्स आते हैं उसमें DDR4 रैम लगी हुई आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। इसके बाद की जो टॉपिक है रोम वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।